चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 जिसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर का नाम है। आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 देखिए पढ़ेंगे क्या क्या। तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, फिर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन इनके बारे में। उसके बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ेंगे जिसको पीजीआर या ग्रोथ हार्मोन्स भी आप कहते हो। इसमें से बहुत चीज़ हटा दिया गया है जो अब काम का नहीं है, जो अब सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब कहता है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन चैप्टर 5। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। यू हैव एवर थॉट, आपने कभी सोचा अबाउट वेयर एंड हाउ, ठीक है, कहाँ और कैसे स्ट्रक्चर लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एराइजेज, ये कहाँ से एराइज करते हैं, एंड दैट टू इन ऑर्डरली सीक्वेंस, और ये सब ऑर्डर सीक्वेंस में ही अरेंज होते हैं। मतलब पहले रूट आता है, फिर स्टेम आता है, फिर उसमें लीव्स लगता है, फिर फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है, फिर फ्रूट के अंदर बीज बनता है। You are by now aware the term seed, seedling, plantlet, सीड से सीडलिंग निकलता है, मैच्योर प्लांट से आप सब जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और ग्रीथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। ठीक है, उनका हाइट और ग्रीथ क्या करता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है। कारण क्या है, मेरिस्टेम का पाया जाना। क्या का पाया जाना बेटे, मेरिस्टेम का पाया जाना। However, leaves and flower and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometimes repeatedly। मतलब आपने ये पढ़ा कि जो लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट, इनका डायमेंशन फिक्स होता है। वही प्लांट में जिनका ग्रोथ अनलिमिटेड है उनमें लीफ, फ्लावर, फ्रूट का डायमेंशन क्या है, सब लिमिटेड है। और ये अपीयर होते हैं और गिरते हैं। अपीयर मतलब ये बनते हैं और गिर जाते हैं पीरियोडिकली और रिपीटेडली। ठीक है, समटाइम्स रिपीटेडली। कहता है वाई डज, ऐसा क्यों होता है कि वेजिटेटिव पीरियड प्रीसीड फ्लावरिंग इन प्लांट, पहले आता है। ऐसा क्यों, पहले वेजिटेटिव फेज आता है, बाद में ही सेक्सुअल फेज आता है। ऑल प्लांट्स ऑर्गन आर मेड अप ऑफ टिश्यू, सारे प्लांट्स ऑर्गन टिश्यू के बने हैं। इज देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड फंक्शन दे परफॉर्म, क्या इनमें कोई रिलेशन है। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन, तो ये सारे रिलेशन हम पढ़ चुके हैं क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। ठीक है, यू कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दीज कैन बी अल्टर्ड, क्या इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को अल्टर किया जा सकता है। सवाल यहाँ देखिए, एक बात यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट डिसेंडेंट ऑफ जाइगोट, जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं वो किसके डिसेंडेंट है बाबू, जाइगोट के डिसेंडेंट है। तो आप चैप्टर को यहीं से शुरू मानिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सही का क्वेश्चन है कि जितने भी प्लांट्स के सेल हैं सब जाइगोट के ही वंशज है। डिसेंडेंट मतलब बेटा वंशन है, जितने भी प्लांट के सेल्स हैं वो सब जाइगोट के ही वंशज हैं। ठीक है, द क्वेश्चन इज देन वाई एंड हाउ डू डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट्रीब्यूट, कैसे आया डिफरेंट स्ट्रक्चर और प्लांट में फंक्शन कैसे आया। एक टर्म है बेटा डेवलपमेंट, क्या आया डेवलपमेंट। ये दो चीज़ों का सम है, टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। टू बिगेन विथ it is essential and sufficient to know that the development of mature plant from zygote follow a precise and highly ordered sequence of event। तो ध्यान से समझिए, कहता है कि डेवलपमेंट जो मैच्योर प्लांट का होता है जाइगोट से, वो हाईली प्रिसाइज और हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं कि ए में कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक हाईली ऑर्डर में
डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब पहले ग्रोथ होता है, फिर डिफ्रेंसिएशन होता है, अलग अलग कार्यों का बंटवारा होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, जैसे प्रोड्यूस रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये बनता है और बाद में प्लांट क्या कर जाता है, डाई कर जाता है। द अच्छा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रोथ का पहला स्टेप क्या है, सीड जर्मिनेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लांट ग्रोथ क्या है, सीड जर्मिनेशन। तो पहला स्टेप क्या है प्लांट ग्रोथ का, सीड जर्मिनेशन है। अब देखो ये जो सीड का जर्मिनेशन होता है बेटे, ये भी हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन आता है। तो सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। तो सीड जर्मिनेशन भी हर एक परिस्थिति में नहीं होता, फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। मतलब सीड तो बन जाता है ऑर्डर सीक्वेंस में, पहले वेजिटेटिव फेज, पहले कौन सा फेज होता है, वेजिटेटिव। पहले कौन सा फेज होता है प्लांट में, वेजिटेटिव, और बाद में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज में क्या होगा, प्लांट ग्रोथ करेगा डिफाइनिंग पीरियड तक, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि सीड जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है जब इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो सीड जर्मिनेशन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ मौजूद होता है, एग्जिस्ट इन दैट एनवायरनमेंट। कहता है कि यदि अब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन तो सीड डॉर्मेंट पीरियड में चल जाता है। यदि अब्सेंस हो, नहीं हो फेवरेबल कंडीशन, तो सीड डू नॉट जर्मिनेट। और इसको जर्मिनेट से बचाता कौन है, तो ये बचाता है ग्रोथ हार्मोन्स। हम बताएंगे बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को ये कह देते हैं कि भैया अभी ग्रोथ नहीं करो, ग्रोथ करोगे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तुम मर जाओगे, ठीक है। एंड इट डज नॉट ग्रो, अच्छा, एंड गोज इन टू द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट। मतलब G0 फेज में चला जाता है सीड, और वहीं पड़ा रहता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता। तो कहोगे फेवरेबल कंडीशन का पता कैसे चलेगा, चलता है फिर से ग्रोथ हार्मोन बनने लगते हैं, ठीक है। जब वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न तो क्या होगा, सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अच्छा सस्पेंडेड ग्रोथ में क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया जाएगा। और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से रिज्यूम हो जाएगी, शुरू हो जाएगी और ग्रोथ टेक प्लेस, अब ग्रोथ होने लगेगा। कहता है इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल ऑल्सो स्टडी सम ऑफ द फैक्टर विच गवर्न और कंट्रोल द डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब हम इस चैप्टर में हम उस फैक्टर को भी पढ़ेंगे जो ग्रोथ को, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और गवर्न भी करते हैं। मतलब गवर्न और कंट्रोल करते हैं, जिनके वजह से क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। दीज फैक्टर्स बोथ, ये दोनों हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी होता है। बाहर का भी फैक्टर हो सकता है और अंदर का भी फैक्टर हो सकता है। बाहर के फैक्टर का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन, और इंटरनल फैक्टर का मतलब हो गया प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया है, सीडलिंग इन ए बीन, सीडलिंग डेवलपमेंट इन ए बीन। पहले क्या होता है, ये सीड है, सीड के नीचे हाइपोकोटाइल होता है, ऊपर इपिकोटाइल होता है। तो सबसे पहले हाइपोकोटाइल ग्रो किया, हाइपोकोटाइल बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, इसलिए सीड कहाँ आ जाता है, ये सॉइल लाइन से ऊपर, ये है सॉइल लाइन, ये सॉइल लाइन से ऊपर आ गया, ठीक है। ये हाइपोकोटाइल ग्रो किया तो ऊपर क्या चला गया बेटा, इपिकोटाइल, नीचे क्या आ गया, हाइपोकोटाइल ग्रो किया और ये रहा कोटिलीडन सीड कोट से बाहर आ जाता है। कोटिलीडन फोटोसिंथेटिक होता है, कुछ दिन तक कोटिलीडन फोटोसिंथेटिक करता है, तब तक प्लांट में क्या बन जाता है, लीफ बन जाता है। बाद में कोटिलीडन कंज्यूम कर लिया जाता है, गिर जाता है और प्लांट ग्रो कर जाता है। आ गया समझ में। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। ग्रोथ मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस स्पष्ट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हम मोस्ट फंडामेंटल और स्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्स्पिशियस मतलब साफ साफ दिखने वाला, ठीक है, साफ साफ दिखने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। व्हाट इज ग्रोथ, तो ग्रोथ कैन बी डिफाइन एज इरिवर्सिबल परमानेंट। इरिवर्सिबल मतलब अब वो नहीं कि आप रिवर्सिबल हो जाए, जैसे टीला वाला गड़ा होता है, उस पर बालू जमा हो जाता है, बालू उड़ जाता है, वो नहीं। तो ग्रोथ का यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कि ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, किसका, या तो ऑर्गेन का या उसके पार्ट्स का और इंडिविजुअल सेल का, कुछ भी देख सकते हैं, ऑर्गेन या उसका कोई पार्ट या इंडिविजुअल सेल का भी। यदि साइज बढ़ रहा है, परमानेंट इंक्रीज है, तो उसको क्या माना जाएगा, ग्रोथ माना जाएगा। जनरली ग्रोथ इज एक्कम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस,
ग्रोथ कैसे होता है बेटा? मेटाबॉलिक प्रोसेस से। एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा। दैट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में दोनों आते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के वजह से ही क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ इज एक्कम्पेनिड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जाता है, और एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा किससे बेटा? कैटाबॉलिज्म से। मतलब बनेगा ज़्यादा और टूटेगा कम। एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो हम बोलेंगे तब क्या होगा? ग्रोथ होने लगा। और यदि कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा एनाबॉलिज्म से, तो डी ग्रोथ होने लगता है, ग्रोथ कम होने लगता है, मतलब डी ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, अच्छा सुनिए, देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ए ग्रोथ। हाँ भाई, मान लो एक लीफ छोटा था, ये लीफ कुछ दिन में बड़ा हो गया, तो इसको ग्रोथ बोला जाएगा? बिल्कुल ग्रोथ बोला जाएगा। हाउ यू सी स्वेलिंग ऑफ, ये पूछ रहा है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ये इम्बिबिशन है बेटा, ये इम्बिबिशन है, ये ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो स्वेलिंग ऑफ सीड या स्वेलिंग ऑफ चना, ठीक है, ये सब इम्बिबिशन का एग्जाम्पल है, न कि ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से वो नॉर्मल आकार में आ जाएगा। जबकि ग्रोथ कैसा है? परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेन, उसका पार्ट ये, और इवन सेल। ठीक है, और इवन ए इंडिविजुअल सेल। अच्छा, प्लांट ग्रोथ जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, वो जिंदगी भर चलता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जबकि एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो डिफ्यूज ग्रोथ होता है। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक है, प्लांट का ग्रोथ यूनिक है, बिकॉज प्लांट रिटेन कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। मगर हर जगह नहीं बेटा, उसी जगह होगा जहाँ पर मेरिस्टेम पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो साइड में होता है, लेटरल मेरिस्टेम। आ रहा है समझ में? लेटरल मेरिस्टेम। तो द एबिलिटी ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ये जो ग्रोथ की एबिलिटी है प्लांट में, वो किस वजह से होता है? मेरिस्टेम की वजह से। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परप्यूटेट, मतलब ये डिवाइड करते हैं और अपनी जनसंख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। द प्रोडक्ट हाउएवर कैन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ये स्पेशलाइज हो सकते हैं और अपनी ग्रोथ की एबिलिटी को लूज कर देते, तो ये परमानेंट सेल में बदल जाते हैं। सच सेल्स मेक प्लांट बॉडी। वो परमानेंट सेल बन जाएंगे और क्या बनाएंगे? प्लांट की बॉडी बनाएंगे। तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल, कुछ सेल छूटते चले जाते हैं, अपने डिवीजन को छोड़ते चले जाते हैं और स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिससे प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ व्हेन न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी by activity of मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जो जिंदगी भर ग्रोथ करे। तो इनका ग्रोथ कैसा होता है? जिंदगी भर। ठीक है, तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ किस में पाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, प्लांट में। क्यों भाई? क्योंकि इसमें नए नए सेल जिंदगी भर क्या होते हैं? बॉडी में ऐड हुए रहते हैं, ऐड होते जाते हैं। व्हाट हैपन इफ मेरिस्टेम सीज द एक्टिविटी? तो प्लांट का ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, डज इवर हैपन? नहीं, ये कभी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इन अर्लियर क्लास यू हैव स्टडीड दैट रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, यू नो दैट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए लंबाई बढ़ाते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनेगा? इसका लंबाई बढ़ेगा ऑफ द प्लांट। प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस, प्लांट का एक्सिस से बढ़ाएंगे। जबकि दूसरा होता है भास्कुलर कैम्बियम। देख रहे हो, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये भास्कुलर कैम्बियम हो गया, जिससे ये भास्कुलर कैम्बियम, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम है, जिससे क्या बढ़ेगा? ग्रिथ बढ़ेगा, मगर ये सटन के बाद होगा, सटेन। अच्छा, यू हैव नोट दैट डाइकोटिलिनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, इन्हीं डाइकोटिलिनस प्लांट के रूट और स्टेम में ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। लीफ में ग्रोथ नहीं होता, और मोनोकॉट में तो होता ही नहीं है, ना रूट में, ना स्टेम में, लीफ में। लीफ तो किसी में नहीं होता है। लेटरल मेरिस्टेम और भास्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम अपीयर लेटर इन द लाइफ। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम जिसमें क्या आता है? भास्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, ये सब इसी के पार्ट है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, भास्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम अपीयर लेटर इन द लाइफ। ठीक है, दीज मेरिस्टेम दैट काउज इंक्रीज इन ग्रीथ, ये ग्रीथ को बढ़ाएंगे, चौलाई को बढ़ाएंगे ऑफ द ऑर्गेन इन
व्हेन दे आर एक्टिव, दीज आर नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। तो याद रखिएगा, जब लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जबकि ये सब पढ़ चुके हैं, जब शूट एपाइकल और रूट एपाइकल मेरिस्टेम एक्टिव होता है तो ये ग्रोथ होता है। कौन सा ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ होता है। ग्रोथ इज मेजरेबल, यस ग्रोथ कैन बी मेजर, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, मगर सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म को कैसे मेजर कीजिएगा। तो इसके लिए बहुत सारा टेक्निक है, आप कैसे कैसे नाप सकते हैं हम बता देते हैं। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जब सेलुलर लेवल पर हम ग्रोथ को देखते हैं तो हम समझते हैं कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होगा बढ़ गया होगा। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो है वो उसका अमाउंट क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब ये प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्टली मेजर करना बड़ा मुश्किल है। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। तो हम डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को नहीं मेजर करके हम कुछ क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं जो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज के प्रोपोर्शनल है। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ विच आर, जैसे जो कुछ दिया हुआ है, सम ऑफ विच आर, कौन कौन दिया हुआ है बेटा, या तो फ्रेश वेट बढ़ जाए, या ड्राई वेट बढ़ जाए, या लेंथ बढ़ जाए, या क्या बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए, या वॉल्यूम बढ़ जाए, या सेल नंबर बढ़ जाए। ये सब बढ़ गया तो हम बोलेंगे ग्रोथ। तो हम बोल रहे थे बेटा कि हम प्रोटोप्लाज्म को तो डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते, हम फ्रेश वेट नाप लें, ड्राई वेट नाप लें, लेंथ नाप लें, एरिया नाप लें, वॉल्यूम नाप लें, या नंबर ऑफ सेल नाप लें। तो 1 2 3 4 5 और 6 पैरामीटर को नाप लें तो हम समझ जाएंगे कि या तो लेंथ बढ़ गया, नहीं तो फ्रेश वेट बढ़ गया, नहीं तो लेंथ बढ़ जाए, नहीं तो एरिया बढ़ जाए, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ जाए, नहीं तो सेल का नंबर बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो गया। यू में फाइंड इट इज़ अमेजिंग टू नोट दैट एक सिंगल मेज का रूट टिप सेल मोर देन 17,500 सेल पर आवर बनाता है। पर सेकेंड कर देगा, गलती हो जाएगा। तो सुनिए, एक सिंगल एपिकल मेरिस्टेम, एक सिंगल मेज का रूट एपाइकल मेरिस्टेम शूट कर देगा, गलती हो जाएगा। एपाइकल मेरिस्टेम 17,500 से ज़्यादा न्यू सेल पर सेकेंड बनाता है। जब उसी तरह यदि हम बात करें कि वाटरमेलन का जो साइज होता है, एक सेल का साइज, ठीक है, साइज कितना, एक सेल का साइज, वेयर है सेल्स इन ए वाटरमेलन इंक्रीज इन साइज अप टू इतना 3,50,000 गुना साइज को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो कहता है कि सेल्स ऑफ वाटरमेलन में इंक्रीज साइज अप टू 3,50,000 तक साइज बढ़ा लेता है, ठीक है। अब देखो, कहता है इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। पुराने मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम मोर देन 17,500 सेल बनाता है पर आवर में। तो ये हम ग्रोथ को किसके टर्म में, नंबर के टर्म में बता पाए, जबकि 3,50,000 गुना साइज सेल बढ़ा लेता है किसमें, वाटरमेलन में। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम किसके टर्म में ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन साइज ऑफ सेल्स में बता पाए। उसी तरह हम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब को मेजर करके हम लेंथ को बता सकते हैं, पोलन ट्यूब कितना बड़ा उसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ग्रोथ को डॉर्सी वेंट्रल लिप में, मान लीजिए एक लिफ है उसका एरिया बढ़ गया तो हम बोल देंगे कि भाई इसका क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट यहाँ मार्क किया हुआ है। देखिए इस रीजन में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है क्योंकि ये जोन ऑफ क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन है, ठीक है, इलोंगेशन। और ये क्या है, परमानेंट जोन है। परमानेंट जोन में जोन बहुत कम इंक्रीज होता है। और इस मेथड को कहते हैं जिससे हम पोलन ट्यूब के ग्रोथ को नापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन टेक्निक। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। फेजेज ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ के कितने फेज होते हैं, देखिए कहता है फेजेज ऑफ ग्रोथ में द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, 3 फेज में बांटते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा मैचुरेशन। हम तीनों पढ़ा चुके हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन। हमने पढ़ाया था कि यदि आप देखें रूट टिप्स को तो इसमें कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसको रूट एपेक्स पर पाए जाते हैं या सूट एपेक्स पर पाए जाते हैं,
ठीक है। तो यदि रूट टिप्स को देखें या शूट टिप्स को देखें तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स दिखेंगे। रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में ये मेरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं। अच्छा, ये रिच इन प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होता है, एकदम स्पष्ट न्यूक्लियाई आपको दिखाई देता है इस समय, ठीक है। इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, थीन होता है, सेलोजिक होता है, और उनमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी होता है ताकि सब सिंक्रोनाइज वे में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। द सेल्स प्रॉक्सिमल, इसके जस्ट पीछे, ठीक है, टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर फेज ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है, मतलब यहाँ के सेल लंबे हो जाते हैं, वैक्यूल्स बन जाता है, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इसमें वैक्यूल्स बन जाता है, इंक्रीज वैक्यूलेशन हो जाता है, सेल इनलार्ज हो जाता है, न्यू सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है एट द, मतलब सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होता है, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स इन दिस फेज। अब इससे ऊपर जाते हैं, अवे फ्रॉम द एपेक्स, मोर प्रॉक्सिमल टू फेज ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन के भी पीछे जाएं तो हमको पोर्शन ऑफ द एक्सिस वेयर अंडरगो मैचुरेशन फेज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मैचुरेशन फेज। सेल्स ऑफ दिस जोन में अटेंड देयर, ये मैक्सिमम साइज अटेंड कर चुके होते हैं जब मैचुरेशन जोन में होते हैं। इनमें जितना वॉल में थिकनिंग होना होता है हो चुका होता है, जितना प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होना होता है हो चुका होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू, जो जितने भी टिश्यू हैं या सेल टाइप होते हैं स्टडीड इन हायर क्लास रिप्रेजेंट दिस फेज, तो जितने भी सेल टाइप होते हैं जो आपने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, जैसे परमानेंट कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज में पाए जाते हैं, सॉरी मेरिस्टेमेटिक बोल रहे हैं, मैचुरेशन फेज में पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ टिश्यू एंड सेल टाइप इसी फेज में मिलते हैं, मैचुरेशन फेज में मिलते हैं। ग्रोथ रेट, देखिए कहता है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, हो सकता है ग्रोथ रेट का डेफिनेशन पूछ ले, इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ का रेट का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। तो ये डेफिनेशन है ग्रोथ रेट का, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। एन ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या उसका कोई टिश्यू या ऑर्गेन, ठीक है, प्रोड्यूस मोर सेल्स इन वेराइटी ऑफ वे। दो तरीका है वेराइटी ऑफ वे से, पहला होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, समझ लो, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब, ध्यान से सुनना, यदि एक सेल है तो वो डिवाइड करेगा दो सेल में डिवाइड किया, एक सेल ग्रोथ छोड़ देता है और एक सेल फिर डिवाइड करता है, फिर ये एक सेल दिया, दो सेल दिया, एक सेल फिर डिवाइड छोड़ा और एक सेल कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक। देख रहे हो, इससे एक से दो बना, दो से कितना बनेगा? तीन बनेगा। इस तरीक़ा से सेल बनते जाता है। मतलब इसका इक्वेशन चलेगा L बराबर L0 RT, ऐसा इक्वेशन चलता है, लीनियर इक्वेशन चलता है, और ग्राफ इसका लीनियर आएगा, लेंथ और टाइम के हिसाब से खींचे तो। जबकि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है, दोनों सेल रिटेन करेगा पावर ऑफ डिवीजन। तो दो से, देखो, एक से दो बना, दो से चार बन जाएगा, चार से कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा क्योंकि ये दो बनाएगा, ये सब में रिटेन है पावर ऑफ डिवीजन। आ रहा है समझ में? तो 8 सेल बन जाने वाला है थोड़ा देर के बाद। तो यदि सारे सेल में डिवीजन हो तो ऐसे को जियोमेट्रिकल ग्रोथ कहते हैं। और ये बहुत खतरनाक, ये कुछ इस तरह का करवाता है बेटा, लीनियर नहीं, ऐसा ग्रोथ आता है, ये सिग्मॉइड आता है, इस तरह का आता है, ठीक है। मतलब इसको ज्योमेट्रिक ग्रोथ को ऐसे दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ, ऐसे, ये सिग्मॉइड ग्रोथ है। तो होता क्या है बेटे, ध्यान से समझो, बहुत जल्दी बढ़ता है। कौन सा? ज्योमेट्रिक ग्रोथ। यदि हम वेट को ले लें तो W बराबर W0 e⁻ RT ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीक़ा से दिखाया, एक्सपोनेंशियल पावर में दिखाया जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, यदि हम जाइगोट सेल को लें तो जाइगोट में पहले जो डिवीजन होता है वो ज्योमेट्रिक होता है, क्योंकि सारे सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, मगर बाद में इनका डिवीजन कैसा हो जाता है? अरिथमेटिक हो जाता है। कुछ सेल डिवाइड, देख रहे हो, ये इस रंग का है, वो क्या है? डिवीजन में है, ठीक है। तो डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंट अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और स्टेज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का शुरुआती जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? अरिथमेटिक, बाद में ज्योमेट्रिक, अब बाद वाला कैसा होता है? अरिथमेटिक होता है, ठीक है, बाद वाला अरिथमेटिक होता है। तो ये बात आपको दिखाया गया है। ग्रोथ रेट सोन एंड इंक्रीज में भी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। तो अभी बता दिए, या तो ग्रोथ रेट में जो इंक्रीज होता है वो या तो अरिथमेटिक रेट से हो रहा होगा, नहीं तो ज्योमेट्रिक रेट से हो रहा होगा। एंड अरिथमेटिक ग्रोथ
माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, जबकि अदर डिफ्रेंशिएट कर जाता है और मैच्योर कर जाता है, मतलब डिवीजन का पावर छोड़ देता है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ ऑफ रूट टिप को दिखा रहे हैं, रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट से, आर एक कांस्टेंट रेट है, तो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। और इसका कर्व कैसा आएगा, लीनियर कर्व आएगा। एल नॉट क्या है, एल टी क्या है, टी टाइम के बाद ग्रोथ, एल नॉट क्या है, टी जीरो पर, और आर्थ है ग्रोथ रेट, किस रेट से बढ़ रहा है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। अरे भी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा था, वही है भी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। यू के जगह एल नॉट लिखा है, भी के बराबर बाद वाला ए कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और टी किस टाइम में बढ़ेगा। आ गया, क्लियर हो गया, तब हमसे पढ़ो कांस्टेंट लीनियर एल और टी का ग्राफ। लेट अस सी व्हाट हैपन इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इन मोस्ट ऑफ सिस्टम इनिशियल ग्रोथ रेट स्लो होता है, ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ रेट स्लो होता है, ठीक है, एंड इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर, उसके बाद उसमें एक रैपिड इंक्रीज आता है जिसको लॉग फेज कहते हैं या एक्सपोनेंशियल रेट बोलते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। हेंस बोथ प्रोजेनी ऑफ माइटोटिक बोथ सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। मतलब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में एक्सपोनेंशियल जब चल रहा होता है फेज, तो क्या होता है बेटा, तो दोनों जो सेल प्रोजेनी के होते हैं, जो नए सेल जो बनते हैं, वो उनमें माइटोटिक डिवीजन की एबिलिटी होती है और डिवाइड करते हैं विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। चूँकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई है, बाद में इनका सेनेसेंस फेज आ जाता है, मरने लगते हैं सेल। द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज, ठीक है। दुनिया में कभी भी न्यूट्रिएंट अनलिमिटेड नहीं है, न्यूट्रिएंट लिमिटेड है। इफ़ वी प्लॉट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम हमको एक सिग्मोइड या एस सेपेट कर्व देखने को मिलता है। सिग्मोइड कर्व इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा भी ग्रोथ ऐसा ही होता है, पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी, ग्रोइंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। तो हम बोल रहे हैं सिग्मोइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है। तो कहोगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्यों, यदि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता तो हम लगातार न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते और ग्राफ जे से पेड आता, इस तरह का ग्राफ आता, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आता जो हम बता रहे थे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता। चलिए, इट इज टिपिकल टू ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन टू प्लांट। इट इज टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ऐसा ग्रोथ सब में होता है बेटा, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, प्लांट में, ठीक है। कहता है कैन यू थिंक मोर सिंपलर एग्जाम्पल। हाँ भाई, काहे नहीं, ठीक है, बहुत चीज़ सोच सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कर्व, तो इसका कर्व इस तरह का होगा, ये लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर सिग्मोइड कर्व। यहाँ साइज या वेट देखा गया है, यहाँ टाइम देखा गया है। तो इक्वेशन आ गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का, W बराबर W1 W0 e टू द पावर RT, जहाँ W1 इनिशियल साइज, वेट, हाइट, नंबर कुछ भी है, W0 क्या है, इनिशियल साइज, ठीक है, मतलब इनिशियल है, ये फाइनल साइज है, ये इनिशियल साइज है, ठीक है। R ग्रोथ रेट है, T टाइम है, और E बेस है लॉग का, नेचुरल लॉगरिथम का। R इज रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड कैन ऑल्सो बी मेजर टू एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। ये वो एबिलिटी है जिससे प्लांट सेल नया मटेरियल को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ये रेफर टू एज इफेक्टिव इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव इंडेक्स। तो ग्रोथ रेट को क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव इंडेक्स। इसी रेट से प्लांट क्या कर रहा है, नए सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, न्यू प्लांट मटेरियल। हेंस यदि इनिशियल साइज इतना है, फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स अपॉन इनिशियल साइज W0, ठीक है। यदि हम बात करें क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड इन 2 ways, 2 तरीका से। कैसे भैया, तो हम मेजर एंड कंपेयर टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो हम ग्रोथ रेट को 2 तरीका से मेजर कर सकते हैं, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। चलिए, द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस इन कॉमन बेसिस, ठीक है। इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट। पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर को रिलेटिव, मतलब हम समझो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम को 2 तरीका से मेजर करेंगे, पहला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल,
ठीक है। और रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब हुआ फाइनस माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है, इंटू 100 कर लो यदि परसेंटेज में है तो, रिलेटिव परसेंट में। समझ में आया? तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है, और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ठीक है। दो लीफ दिखाया हुआ है ऑफ डिफरेंट साइज बट दे शो एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए एंड बी, absolute increase in area given unit time of leaf 1 and B. How, अच्छा कहता है however one of them show much higher relative growth rate, which one and why, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 10 का इंक्रीज है, ये 10 हुआ बाद में, पहले 5 सेंटीमीटर था, तो ग्रोथ कितने का हुआ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये पहले 50 था और अब 55 हुआ, अभी भी इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। मगर यदि हम पूछते कि इसका रिलेटिव कितना है, तो 5/5 इंटू 100 कर देते, कितना परसेंट, 100% का इंक्रीज है, जबकि इसका 5/50 इंटू 100, इनिशियल 50 था ना, तो ये 2 हो गया, मात्र 50% का इंक्रीज है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का सेम है, मगर रिलेटिव ग्रोथ रेट इसमें 100% बढ़ा है और इसमें 50% बढ़ा है। आ गया समझ में? कहता है कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है, ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक सेकंड बेटा, चलिए यहां देखिए, डू यू नो व्हाट डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक है। व्हाट डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ग्रोथ, द लिस्ट में भी। अच्छा, ऐसा कौन कौन कंडीशन है ग्रोथ के लिए, तो याद रखिएगा एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल ग्रोथ फॉर इसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ, तो वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये चाहिए। प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय इनलार्जमेंट, प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल इनलार्जमेंट विच इन टर्न, जिसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तभी तो वो टर्जिडिटी लगाएगा। टर्जिडिटी ऑफ सेल एक्सपांसन में मदद करता है, सेल ग्रोथ में मदद करता है। 10 प्लांट ग्रोथ इज फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू वाटर स्ट्रेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ, तो वाटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी को ग्रोथ में यूटिलाइज करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। न्यूट्रिएंट चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो या माइक्रो हो, रिक्वायर्ड फॉर प्लांट सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस में भी मदद करते हैं। तो याद रखिएगा, ये पूछेगा न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट के लिए किसके लिए काम में आते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी सोर्स के लिए। इन एडिशन, इनके अलावा प्लांट ऑर्गेनिज्म, मतलब एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सुटेबल ग्रोथ, हर एक प्लांट के लिए एक ऑप्टिमम सुटेबल रेंज चाहिए ग्रोथ के लिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। एनी डिविएशन फ्रॉम दिस रेंज, ये इनके लिए घातक होगा, डिटरमेंटल होगा, डेट्रीमेंटल होगा सर्वाइवल के लिए, इनके लिए घातक होता है। इन्वायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट, ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट फेज ऑफ ग्रोथ। तो इन्वायरमेंट में क्या बेटा, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, ये भी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, सर्टेन फेज या स्टेज ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब टर्म है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। सुनो, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बना था, प्राइमरी मेरिस्टेम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक सेल से था, परमानेंट सेल बना था। मेरिस्टेमेटिक से क्या बना था, परमानेंट सेल बना था, परमानेंट सेल, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट सेल में, परमानेंट जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो परमानेंट सेल फिर से क्या बन जाता है, मेरिस्टेमेटिक, इसको रीडिफरेंशिएशन कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। और मतलब फिर से क्या हो गया, डिफरेंशिएट कर गया, रीडिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, फिर से ये डिफरेंशिएट कर जाएगा, मतलब क्या बनाता है, कॉर्क, अरे याद आ रहा है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क बनाता है, तो ये कॉर्क बनाएगा और बाद में फिर से ये रीडिफरेंशिएट करके क्या बना लेगा, मतलब
पहले क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट, फिर रीडिफ्रेंशिएट, फिर क्या हो जाएगा, डी डिफ्रेंशिएट। तो डी डिफ्रेंशिएट होके क्या बन जाएगा बेटा, ये डी डिफ्रेंशिएट होके ये फिर से परमानेंट बन जाता है। क्या क्या, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। याद आया, 3 टर्म है। तो डिफ्रेंशिएशन समझ में आया, रीडिफ्रेंशिएशन समझ में आया, डी डिफ्रेंशिएशन समझ में आया, 3 टर्म है। ठीक है। द सेल्स ऑफ रूट एपाइकल मेरिस्टेम और सूट एपाइकल मेरिस्टेम, देखिए हम ये तीनों टर्म पढ़ रहे हैं। कैम्बियम डिफ्रेंशिएट और मैच्योर टू परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन। इसके कुछ सेल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और इसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज होता है, बोथ सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्री एलिमेंट्स, जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो जाता है। कुड बी लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं। ठीक है। यू में डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी वॉल, इनमें डिपॉजिट हो जाता है टू कैरी आउट लॉन्ग डिस्टेंस और एक्सट्रीम टेंशन से वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो बोले ना इसके प्रोटोप्लाज्म में इसमें थोड़ा चेंजेस होता है। ट्राई टू कोरिलेट वेरियस एनाटॉमिकल फीचर एनकाउंटर इन द प्लांट एंड फंक्शन दे परफॉर्म। कहता है प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इसमें एक और होता है डी डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है, अच्छा डी डिफ्रेंशिएशन, इसको बोलो डी डिफ्रेंशिएशन और इसको री डिफ्रेंशिएशन, इसको बोलो डी डिफ्रेंशिएशन। डी मतलब फिर से वापस आ जाना। ठीक है। देखिए लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल नाउ हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड रिगेन देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन। द फिनोमेना इज कॉल्ड डी डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से देखो मेरिस्टेमेट से परमानेंट हुआ, परमानेंट वाला डिफ्रेंशिएट कहा, फिर हमने क्या किया, इसको डी डिफ्रेंशिएट कर लिया। डी डिफ्रेंशिएट करके कॉर्क बना लिया, कॉर्क डिवीजन करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, तो इसको कहेंगे रीडिफ्रेंशिएशन। फिर से ये लॉस कर देगा, रीडिफ्रेंशिएशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पेनकाइमेटेड सेल से बनता है। ठीक है। विच अंडरगो मेरिस्टेम एंड टिश्यू एबल टू डिवाइड प्रोड्यूस सेल्स वंस अगेन। तो इनसे जो सेल्स बनेंगे वो फिर से कैपेसिटी टू डिवाइड को छोड़ देंगे और इसको कहेंगे रीडिफ्रेंशिएशन। क्या बोलेंगे, रीडिफ्रेंशिएशन। द लिस्ट ऑफ सच टिश्यू आर ऊडी डाइकोटिडिनस प्लांट। ऊडी डाइकोटिडिनस मतलब सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम आ गया। दैट आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन, तो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये सब किसके प्रोडक्ट हैं, रीडिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट है। ठीक है। हाउ यू वुड डिस्क्राइब ट्यूमर, तो ट्यूमर इज द ट्यूमर, तो वही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, प्राइमरी सेल्स ही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल ही हैं जो लगातार डिवाइड कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हाउ यू कॉल पैरेन्काइमा सेल्स मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ कल्चर। व्हाट यू कॉल पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड एंड कंट्रोल। तो कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में यदि इसको ग्रो करवाइएगा तो वो क्या बन जाएगा, कैलस बन जाएगा। आ गया समझ में। कहता है रिकॉल सेक्शन 13.11 मेंशन दैट ग्रोथ ऑफ प्लांट इज ओपन। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ओपन होता है, जिंदगी भर चलता है। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ये कैसा होगा, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट, तो ये इनडिटर्मिनेट होता है। नाउ वी मे से दैट इवन डिफ्रेंशिएशन in plant cell is open because cells tissue arises out of same meristem have डिफरेंट स्ट्रक्चरल एच मैच्योरिटी। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेम टिश्यू से भी बनते हैं। फिर से सुन लो, कह रहा है यहाँ पर कि जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो ओपन टाइप के ग्रोथ करते हैं। कैसे ग्रोथ होता है, ओपन टाइप का ग्रोथ होता है। प्लांट इज ओपन, इसका मतलब हुआ कि जो सेल्स एराइज होते हैं सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं एट मैच्योरिटी पर। द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द सेल और टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ सेल। अब कैसा टिश्यू बनेगा वो उसके लोकेशन पर डिपेंड करता है जहाँ पर वो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपाइकल मेरिस्टेम, ये बनाता है रूट कैप सेल्स, वाइल दोज पुशेस टू द पेरिफेरी वो एपिडर्मिस बनाता है।
ठीक है। तो जो वो क्या बनाता है, वो सेल्स जो कहाँ पुश किया जाता है पेरिफेरी में, वो क्या बनाता है, एपिडर्मिस बनाता है, ठीक है। यू मे ऐड फ्यू मोर एग्जाम्पल टू ओपन डिफरेंशिएशन कोरिलेटेड टू पोजीशन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। आइए, डेवलपमेंट तो हम बोल दिए हैं कि सम है दो चीज़ों का। डेवलपमेंट इज अ टर्म इंक्लूड ऑल द चेंजेज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेशन। तो सर सेनेशन से लेके जर्मिनेशन तक जो भी चेंजेज हो रहे हैं उन सभी को क्या किस में इंक्लूड करते हैं, डेवलपमेंट में, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस विच constitute the development of cell in higher plants is also applicable to tissue और organ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ बताया गया, जैसे मान लीजिए एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ और इसमें बाद में डिवीजन हुआ और ये ग्रोथ डिवीजन चलता रहा। मान लो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल था, इसने डिसीजन लिया कि हमको अब इससे बाहर निकल जाना है, मतलब डिवीजन फेज से सेल साइकिल से बाहर निकलना है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और उसमें इलोंगेशन हो जाएगा, मैचुरेशन हो जाएगा, मैच्योर सेल बन जाएगा। मैच्योर सेल के बाद क्या होगा, बुरा होकर मर जाएगा। यही तो सीक्वेंस है ये। प्लांट फॉलोइंग डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल और फेज ऑफ लाइफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्लांट में अलग अलग फेज में या इन्वायरमेंट के वजह से, या तो फेज के वजह से या इन्वायरमेंट के वजह से, उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल, इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो फिर से सुनो, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ। तो इन्वायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ के हिसाब से प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और इस एबिलिटी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है हेट्रोफिली कॉटन, कोरेंडर और लार्क एस्पर। देखो ये लार्क एस्पर का लीफ है। जब ये बच्चा होता है तो देखते हो इस तरह का होता है, और जब ये जवान हो जाता है तो इस तरह का लीफ हो जाता है, मतलब धनिया की तरह हो जाता है। धनिया में भी देखो तो अलग अलग दिखाई देगा, मगर ये लार्क एस्पर है। जुवेनाइल में ऐसा होता है, एडल्ट में ऐसा होता है। तो इसमें फेज ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग है। जबकि यदि हम इसको देखें, बटर कप बोलते हैं इसको, बटर कप। तो ये बटर कप है बेटा। तो बटर कप में क्या होता है, यदि जो मतलब बटर कप का एक ही प्लांट है, ठीक है। जो पानी के ऊपर रहेगा ना उसका शेप ऐसा होगा, जो पानी के ऊपर, ठीक है, और जो पानी के नीचे रहेगा उसका लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आ गया समझ में? तो चलिए, इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट इज डिफरेंट शेप देन मैच्योर प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ प्रोड्यूस इन एयर। हवा में अलग और पानी में जो है उसका अलग शेप हो जाता है, प्रोड्यूस इन वाटर, ठीक है। दोज प्रोड्यूस इन वाटर, जैसे बटर का रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसको हेट्रोफिली बोलते हैं। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इज ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो पहले वाला का फेज के वजह से और दूसरे वाले का इन्वायरमेंट के वजह से, इसी प्रोसेस को प्लास्टिसिटी बोला जाता है, ठीक है। आइए, कहता है ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लाइफ ऑफ प्लांट। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को ही मिला के क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये रिलेटेड होता है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक। अभी बोला गया डेवलपमेंट जो होता है वह एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों के वजह से होता है, कंट्रोल्ड होता है। और फॉर्मर इंक्लूड इंट्रासेलुलर जेनेटिक या इंट्रासेलुलर फैक्टर जैसे केमिकल, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और लेटर वाले में हम लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन को रखते हैं। तो ध्यान से सुनो, इंट्रिंसिक फैक्टर में हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और इंट्रासेलुलर फैक्टर को रखते हैं। किसको जिसको केमिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पीजीआर। ध्यान से देख लो, छोटा सा टॉपिक है पीजीआर। इसको ख़त्म करते ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान से सुनो। पीजीआर जो होता है ये स्मॉल, लार्ज कर देगा गलती हो जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो बहुत सिंपल और स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाले होते हैं, ठीक है। अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाले होते हैं, ठीक है।
हम देख रहे थे बेटा, हमने बोला था कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देख रहे थे, ये सिंपल और ये स्मॉल और सिंपल और अलग अलग केमिकल कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या हो सकते हैं? इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IA कहते हैं या ऑक्जीन कहते हैं। इंडोल कंपाउंड्स में कौन आ गया बेटा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको आप ऑक्जीन भी कहते हो। एडेनिन डेरिवेटिव में एडेनिन के, तो याद रखना, इनोल के डेरिवेटिव कौन हुए? इनोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल के डेरिवेटिव हुए। एडेनिन के डेरिवेटिव कौन हुए? N6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, जिसको काइटिन कहते हैं, काइनिटीन कहते हैं। काइनिटीन साइटोकाइनिन है, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स एब्सिसिक एसिड, जिसको आप ABA भी कहते हो, ठीक है। उसी तरह टर्पीन के डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? जिब्रेलिक एसिड होते हैं। और सबसे कॉमन जिब्रेलिक एसिड बहुत सारा है, सबसे मोस्ट कॉमन GA3 है। और गैसियस में कौन आते हैं? इथिलीन आते हैं। कौन आते हैं? इथिलीन गैसियस में। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिस्क्राइब एज, इसको और भी नामों से जाना जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को और भी नामों से जाना जाता है, जिसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोलते हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, प्लांट में मिलने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स भी कहा जाता है। PGR को बेटा 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन लिविंग प्लांट बॉडी। तो लिविंग प्लांट बॉडी में फंक्शन के आधार पर इनको बेसिकली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो इन्वॉल्व होता है ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में, जैसे सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल ग्रोथ, मतलब उनका ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो जो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन में इन्वॉल्व है, उनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलते हैं? PGP। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। जैसे इसमें 3 आते हैं, ऑक्जीन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। कौन कौन आते हैं जल्दी जल्दी बता दो? ऑक्जीन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। ऑक्जीन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन इसमें आते हैं। द PGR ऑफ अदर ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड्स। जैसे प्लांट में कोई घाव हो गया या कोई प्लांट में स्ट्रेस हो गया, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, चाहे कोई जानवर देखे गया हो, चाहे इन्वायरमेंट देखे गया हो, ठीक है। इन्वायरमेंट जैसे वाटर कमी हो गया, ठीक है, मौसम खराब है, तो कभी भी स्ट्रेस में प्लांट आएगा, चाहे वो इन्वायरमेंट या बायोटिक के वजह से आए, कोई जीव उसका पत्ता तोड़ दिया या उसका टहनी तोड़ दिया, इस वजह से प्लांट स्ट्रेस में आए या उसको कोई घाव हो जाए, देन दे इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी। तब उसमें ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी चलता है, जैसे ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स निकलते हैं उनमें, जैसे सच एज डोमिनेंसी या एब्सिशन, डोमिनेंसी या फिर एब्सिशन के केस में। सच एज, जैसे अब ये डोर्मेंट चला जाएगा, नहीं तो एब्सिशन में चला जाएगा, ठीक है। PGR एब्सिसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप। तो एब्सिसिक एसिड इसी ग्रुप से बिलोंग करता है जो डोमिनेंसी स्टेज में सिक्रीट होता है, ठीक है। द गैसियस PGR, जिसको आप बोलते हो, गैसियस PGR आप किसको बोले थे? इथिलीन को बोले थे। ये दोनों में फिट करता है, फिट ऑफ दिस ग्रुप, आइदर ऑफ दिस ग्रुप, दोनों ग्रुप में फिट करता है। मगर यदि एक चुनना हो आपको, तो आप इनहिबिटरी में चुनोगे, इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी में चुनोगे। अब सवाल है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन जो हुआ, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी कैसे हुआ? PGR का डिस्कवरी कैसे होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, डिस्कवरी ऑफ 5 मेजर ग्रुप, जो 5 ग्रुप हुए, कौन कौन? ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये पांचों की डिस्कवरी एक्सीडेंटल होती है। कैसे होती है? एक्सीडेंटल। ये सारा खेल शुरू होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन और उनके बेटा फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन के बाद। इन्होंने पाया कि जब कोलियोप्टाइल, हम बता चुके हैं कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोप्टाइल क्या करता है? कोलियोप्टाइल मोनोकॉट में निकलता है, तो कैनरी ग्रास एक ग्रास है, उसके रूट टिप पर क्या पाया जाता है बेटा? रूट पर क्या पाया जाता है? कोलियोप्टाइल पाया जाता है। रूट के ऊपर कोलियोप्टाइल पाया जाता है, उसके आगे कोलियोराइजा मिलता है। कोलियोप्टाइल तो सूट बोल रहे हैं, सूट पर क्या बनता है? कोलियोप्टाइल, और रूट में क्या बनता है? कोलियोराइजा। तो ये कोलियोप्टाइल है ऊपर वाला सूट एपेक्स पर,
सूट के ऊपर क्या बनता है, कोलियोप्टाइल बनता है, जो कि कैनरी ग्रास में मिलता है। तो जैसी कोलियोप्टाइल पर इन्होंने यूनिलेटरल लाइट मारा तो ये देखा कि ये एक तरफ बेंड कर गया। कारण क्या, जिधर ये इधर मारा ना बेटे लाइट, उधर से ऑक्सीजन निकलना बंद हो गया और इधर ज़्यादा ऑक्सीजन निकला, उधर ऑक्सीजन नहीं निकला, इधर ज़्यादा मिला, तो ये बेंड कर गया। ठीक है, जब भी इसको रिस्पॉन्ड किया यूनिलेटरल इल्यूमिनेटेड बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, ये किधर की ओर मुड़ गया, लाइट सोर्स की मुड़ गया। इसको कहा जाता है फोटोपरियोडिज्म। After series of experiment, it was concluded that tip of coleoptile by the site of transmittable substance that cause bending of coleoptile rib। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इनको पता चला कि कोलियोप्टाइल का जो टिप था वो कोई ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा था, रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से कोलियोप्टाइल का जो कोलियोप्टाइल था वो किधर की ओर मुड़ गया, लाइट की ओर मुड़ गया। बाद में एक साइंटिस्ट आए डब्ल्यू सेवेंट, उन्होंने कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सील, देखिए यहाँ पर कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास था, ये कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सील से ऑक्जीन नाम का हार्मोन को आइसोलेट कर लेते हैं। कौन, WF वेंट। ठीक है, अब देखिए उसी तरह अगला जो हार्मोन का डिस्कवरी होता है उसको कहते हैं, उसको करने वाले ई कोरोसोवा थे 1926 में। ठीक है, इन्होंने डिजीज का पता लगाया, बैकने डिजीज। ठीक है, जो राइस में होता है, किस में, डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग में होता है, मतलब राइस स्ट्राइल हो जाता है, इसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग। बैकने डिजीज मतलब फुल्ली सीडलिंग, उसमें सीड नहीं लगता है। ठीक है, पता किसने लगाया, ई कोरोसावा। और उन्होंने देखा कि इसका जो काउज होता है वो होता है एक फंजाई जिसका नाम है जिब्रेलिया फुजिकोराई। और ही रिपोर्टेड, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया कि इस जिब्रेलिया फुजिकोराई के एक्सट्रैक्ट को, द एस्ट्राइड फिल्ट्रेट ऑफ दिस फंगस को यदि फ्रेश राइस सीडलिंग पर डाला तो उस पर भी सिम्टम अपीयर हो गया। क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम हो गया, वैसा ही सिम्टम हो गया, मतलब वो भी राइस कैसा हो गया, फ्रेश राइस सीडलिंग पर डाला, किसके फिल्ट्रेट को, यही जिब्रेलिया फुजिकोराई के फिल्ट्रेट को डाला, तो उन्होंने पाया कि उसमें भी क्या हो गया, यही डिजीज हो गई। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सिम्टम मतलब फुली सीडलिंग हो गई। इससे इनको लगा कि ये जिब्रेलिया फुजिकोराई कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहा है जिस वजह से उसमें डिजीज हो रहा है। बाद में उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया एज जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिया फुजिकोराई से जिब्रेलिक एसिड आया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एफ स्कूग और इनके कोवर्कर ने, इन्होंने पाया कि जब टोबैको स्टेम के इंटरनोड को जब हम ग्रो करवाने का कोशिश करते हैं लैब में, ताकि क्या का फॉर्मेशन हो जाए, कैलस का, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो फिर से सुनिए, एफ स्कूग और इनके कोवर्कर ने यह ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट को जब हम ग्रो कराते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लैब में जब ग्रो करवाते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, और मगर ये तभी प्रोलिफरेट करके प्लांट बॉडी बनाता है जब हम इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ सप्लीमेंट रखते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ भस्कुलर प्लांट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या DNA रखते हैं। तभी जाके ये कैलस प्रोलिफरेट करके पूरे सीडलिंग का फॉर्मेशन मतलब प्लांटलेट का फॉर्मेशन करता है। कैलस तो होता ही है, मगर तभी ऑक्सीजन के अलावा हमको कुछ और रखना पड़ता है। क्या क्या रखना पड़ता है, भस्कुलर टिश्यू रखना पड़ता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट रखना पड़ता है, कोकोनट मिल्क रखना पड़ता है, DNA रखना पड़ता है। आ गया समझ में। बाद में मिलर और उनके कलीग लेटर आइडेंटिफाई और क्रिस्टलाइज साइटोकाइनिन। ठीक है, बाद में मिलर और उनके साथियों ने बाद में इसको आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज कर लिया साइटोकाइनिन, जो कि एक प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, और इस क्या नाम दिया, काइनेटीन। तो बाद में काइनेटीन जो कि एक साइटोकाइनिन है, प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस है, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस। फिर से सुनो, मिलर और उनके साथियों ने बाद में
क्रिस्टलाइज किया, एक साइटोकाइनेसिस, ये पूरे लाइन को पढ़ो, गलती हम पढ़ रहे थे, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया, क्रिस्टलाइज किया, जिसका नाम क्या था, काइनेटीन। अब सही सेंटेंस हुआ, ठीक है। कहता है 1960 की बात है, तीन इंडिपेंडेंट रिसर्चर उन्होंने रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर। उन्होंने 3 अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का 3 अलग अलग रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन, उनका मेथड कैसे निकाला और उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन बताया 3 सब्सटेंस का, जो कि क्या है, इनहिबिटर। तो फिर से सुनो, 1960 के दशक में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने प्यूरिफिकेशन और केमिकल कैरेक्टराइजेशन मतलब केमिकल कंपोजिशन बताया 3 गो इनहिबिटर का, जिसका नाम दिया गया इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मिन, ठीक है। क्योंकि ये तीनों एक ही केमिकल कंपोजिशन के थे और एक ही काम कर रहे थे, मतलब ही रिपोर्टेड और प्यूरिफिकेशन 3, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1960 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने, ठीक है, 3 केमिकल खोजा, प्यूरिफिकेशन किया और उनका केमिकल कैरेक्टराइजेशन बताया, ठीक है। और ये तीनों इनहिबिटर थे, इनहिबिटर बी, एब्सिसन 2 और डॉर्मिन। बाद में दीज वेयर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, तो बाद में पता चला कि ये तीनों क्या थे, आइडेंटिकल थे, इसलिए सबको मिला के क्या नाम दे दिया गया, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दे दिया गया बेटा, एब्सिसिक एसिड, सबको मिला के एब्सिसिक एसिड। एक साइंटिस्ट थे 1910 में, नाम था कजिन्स। क्या नाम था, कजिन ने कंफर्म किया कि रिलीज ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम रिपेन ऑरेंज, मतलब वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब रिपेन ऑरेंज से, पके हुए ऑरेंज से कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, रिलीज होते हैं, जो कि हेस्टेन करते हैं रेपनिंग स्टोर ऑफ जो अनरेपन बनाना के रैपनिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। लेटर इस वोलाटाइल सब्सटेंस को इथिलीन नाम दिया गया, आइडेंटिफाई किया इथिलीन, जो कि एक गैसियस पीजीआर है, ठीक है। अब हम लेट अस स्टडी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ 5 कैटेगरी ऑफ पीजीआर इन नेक्स्ट सेक्शन, मतलब हम एक एक करके ये 5 के एक्टिविटी को पढ़ लेंगे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्जीन। ऑक्जीन ग्रीक वर्ड से आया है, ऑक्जीन जिसका मतलब होता है ग्रोथ। फर्स्ट आइसोलेटेड कहाँ से, ह्यूमन यूरिन से, इसका मतलब ह्यूमन यूरिन में भी क्या पाया जाता होगा, एकदम पाया जाता होगा। ह्यूमन यूरिन में क्या पाया जाता है, ऑक्जीन पाया जाता है। टर्म ऑक्जीन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, हम बोले थे इंडोल का डेरिवेटिव है, ठीक है, इंडोल 3 IAA एंड अदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑक्जीन टर्म उनके लिए अप्लाई किया जाता है जिसमें नेचुरल और मतलब ऑक्जीन इज अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड और अदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड जिसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी पाया जाता है, उनके लिए ऑक्जीन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम और रूट और स्टेम पर ये डेवलप होते हैं, जहाँ से ये माइग्रेट कर जाते हैं, वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन, जहाँ से ये माइग्रेट बनते कहाँ पर हैं, ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर, दे आर जनरली प्रोड्यूस एट ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम और रूट, वहाँ से ये माइग्रेट करते हैं जहाँ पर इनका एक्शन है। ऑक्जीन लाइक IAA और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये आइसोलेट किया गया था प्लांट से, ठीक है। तो IAA और IBA ये प्लांट से मिला, मतलब आर्टिफिशियल हैं, मतलब सॉरी नेचुरल हैं, जबकि NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्जीन है। तो 2 सिंथेटिक हैं, कौन कौन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA और IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जबकि NAA और 2,4-D क्या है, सिंथेटिक है। ऑल द ऑक्जीन हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर, खेती में और बागवानी में यूज किया जाता है, जितने भी ऑक्जीन होते हैं इनका खेती और बागवानी में यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये रूटनिंग को प्रमोट करता है, रूट बनवाता है। स्टेम कटिंग, गुलाब का पौधा लीजिए, उसको ऑक्सीजन में डुबा के लगा दीजिए, केला उसके नीचे गाड़ दीजिए, तुरंत उग जाएगा, उसका पौधा लग जाएगा। एंड
एप्लीकेशन वाइडली फॉर प्लांट प्रोपागेशन, तो प्लांट प्रोपागेशन में यूज करते हैं। ऑक्जिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और मदद करता है प्रिवेंट फ्रूट और लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज, मतलब शुरुआती अवस्था में लीफ ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, जबकि प्रमोट करता है एब्सिशन, मतलब पत्ता गिरवा देगा, फ्रूट गिरवा देगा जब मैच्योर या फ्रूट जब पक जाएगा या पत्ती जब बूढ़ा हो जाएगा तो उस पत्ती को झाड़ भी देता है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। पर्ल शुरुआती में गिरने से रोकता है, मगर जब वो बूढ़ा हो जाता है प्लांट और फ्रूट पक जाता है तो उसको गिरवा भी देता है। मोस्ट ऑफ हायर प्लांट्स ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो याद रखिएगा एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं इसको, मतलब जो सूट टिप पर जो बड होता है वो लेटरल बड के ग्रोथ को क्या करता है बेटा, रोकता है, क्योंकि ये ऑक्जिन डोमिनेंसी होता है इसको, ठीक है। यदि हम रूट टिप को काट दे तो ऑक्जिन हट जाता है और लेटरल बड क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो बूसेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टी कटिंग में टी को देखिएगा, उसको बार बार टी के प्लांट को ऊपर से कट कर दिया जाता है, या जहाँ हेज बनते हैं, जहाँ झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना के लोग सजावट लगाते हैं, उसको भी डिकैपिटेट कर देते हैं, उसका सिरा काट देते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और लेटरल बड मिलता है, जिससे झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको डिकैपिटेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ सूट टिप यूजली रिजल्ट लेटरल बड्स को ग्रो करने का मौका मिल जाता है, और ये टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में एक्सप्लेन होता है। देखिए यहाँ पर लेटरल क्या है, एपेक्स है, एपिकल बर्ड है, तो एपिकल बर्ड है, ये एपिकल डोमिनेंस है, सूट टिप है तो इस पर एपिकल डोमिनेंस लगेगा। देख रहे हैं ये ग्रो नहीं किया है, मगर यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा इसको काट के हटा दिए ना, तो देखिए ये ग्रो कर गया। आ गया समझ में। ऑक्जिन पार्थेनोकार्पी करवाता है, मतलब पार्थेनोकार्पी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन करवाता है टोमेटो में। दे वाइडली यूज इन हर्बिसाइड, जैसे 2,4-D, ये डाइकोट प्लांट को मार देता है, डाइकोट का वीड है। दे नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट, इसलिए अपने लॉन फ्री गार्डन में यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। तो लॉन में हम क्या चाहेंगे, घास चाहेंगे कि गेहूं का पौधा चाहेंगे, मतलब डाइकोट का आम का पौधा चाहेंगे, नहीं चाहेंगे आम का पौधा, तो उसको मारने के लिए 2,4-D लगा देंगे। तो ऑक्जिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंसिएशन, तो जाइलम डिफ्रेंसिएशन को भी कौन करवाता है बेटा, और सेल डिवीजन को भी कौन प्रमोट करता है, ऑक्जिन प्रमोट करता है। तो जाइलम डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है प्लांट में, ऑक्जिन। आ गया। अगला बात करते हैं जिब्रेलिन्स। हम बोले थे जिब्रेलिया फूजिकोराई से खोजा गया था, ठीक है, फंगस था। तो जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी ग्रोथ रेगुलेटर, प्रमोटरी पीजीआर है, प्रमोट करता है, सेल डिवीजन प्रमोट करेगा। कहता है कि 100 से ज़्यादा तक क्या किया गया है, अभी तक 100 से ज़्यादा तक जिब्रेलिन रिपोर्ट किया गया है वाइडली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे फंजाई और हायर प्लांट से। तो फंजाई और हायर प्लांट से अभी तक 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स का खोज हुआ है। नाम है जिब्रेलिक एसिडिक नेचर का होता है। दे आर डिनोटेड बाय G1, G2, G3, सबसे ज़्यादा G3। हाउएवर जिब्रेलिक एसिड G3 फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड और रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा स्टडी भी कौन किया गया है, जिब्रेल। पहला डिस्कवरी भी हुआ था G3, ठीक है। फर्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड, तो GA3 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और ये एक्सटेंसिवली स्टडीड भी किया गया है। ऑल GA3 कैसे होते हैं, एसिडिक, नाम है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। दे आर वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द प्लांट, ये प्लांट में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। द एबिलिटी टू काउज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस, मतलब ये क्या करवा देते हैं, लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं। तो हम इसका यदि छिड़काव कर दें ग्रेप्स स्टाल्क पर, तो स्टाल्क का साइज बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स लगेगा, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क। जिब्रेलिन काउज फ्रूट, जैसे एप्पल को इलोंगेट करता है और उसके शेप को भी प्रोमिनेंट बनाता है। तो जिब्रेलिन का छिड़काव कर दे एप्पल पे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा और शेप भी इंप्रूव हो जाता है। ये बुढ़ापन को लेट से लाएगा, डिले सेनेसेंस, और 10 फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर। तो जिस फ्रूट, मतलब हमको यदि मार्केटिंग करना है तो फ्रूट पर क्या छिड़ देंगे, जिब्रेलिक एसिड, वो वहीं रहेगा, ठीक है, और जल्दी वो खराब भी नहीं होगा,
ठीक है, और धीरे धीरे हम करके मार्केट में सोल्ड कर देंगे। दस फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री फॉर लॉन्गर सो दे एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, जिस वजह से मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा और हम सारा माल को खपा लेंगे। GA3 इज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। जहाँ शराब बनती है वहाँ माल्टिंग प्रोसेस चलता है, मतलब किसी भी चीज़ को सराया जाता है, माल्टिंग में कन्वर्ट किया जाता है, माल्ट में। ठीक है, तो GA3 क्या करवाता है, ये माल्टिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। शुगर कैन में इंटरनोड बढ़ जाएगा तो उनमें क्या हो जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ा देगा। तो शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप जिब्रेलिक इंक्रीज लेंथ ऑफ द स्टेम। इसलिए देखिए 20 टन पर एकड़ इंक्रीज बढ़ जाता है यदि जिब्रेलिक एसिड का आपने छिड़काव कर दिया। स्प्रेइंग जुवेनाइल कोनिफर, यदि बच्चा कोनिफर में आपने क्या सीड दिया, जिब्रेलिक एसिड छीट दिया, तो मैच्योरिटी पीरियड को जल्दी ले आता है, हेस्टेन कर देता है, बढ़ा देता है। 10 अर्ली सीड प्रमोशन, उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, किस में, कोनिफर्स में, जुवेनाइल कोनिफर्स में जिब्रेलिक एसिड छीटने से उसमें क्या हो जाता है बेटा, हेस्टेन हो जाता है मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आता है, इसलिए जल्दी सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। जिब्रेलिक एसिड ऑल्सो प्रमोट बॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोडल इलोंगेशन। ठीक है, इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग से पहले उसमें इंटरनोड का इलोंगेशन। तो मतलब आपका जो कैबेज दिखता है ना, बड़ा बड़ा कैबेज दिखे, जैसे बीट में, कैबेज में और मैनी प्लांट्स ऑफ जिनका रोजेट हैबिटेट होता है। रोजेट हैबिट का मतलब वो गुलाब की तरह कंप्रेस्ड होते हैं। तो कंप्रेस्ड अब नहीं रहेगा, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे बंदा गोभी नहीं होगा, ऐसा बंदा गोभी हो जाएगा। एक लीफ यहाँ लगेगा, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ, एक लीफ, ऐसे हो जाएगा बंदा गोभी, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा। तो ये रोजेट हैबिटेट को तोड़ता है कौन, जिब्रेलिक एसिड। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन, अच्छा, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है और ऑल्सो डिस्कवर एज एंड वेयर डिस्कवर एज काइनेटीन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था। ये एडिनिन का डेरिवेटिव है और एक प्यूरिन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडिनिन है और एक प्यूरिन है। तो काइनेटीन क्या है, प्यूरिन है, और ये एडिनिन का डेरिवेटिव है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडिनिन बोले थे ना, एडिनिन प्यूरिन। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनिन है जो कि एक प्यूरिन है। कहता है एंड वेयर डिस्कवर एज काइनेटीन, मगर ये जानवर से खोजा गया था, प्लांट से नहीं पहले। तो पहला जो डिस्कवर हुआ था साइटोकाइनिन, वो काइनेटीन था, जो ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से, हेरिंग एक मछली है, मछली के स्पर्म ऑफ डीएनए से खोजा गया था। काइनेटीन डज नॉट नेचुरली इन प्लांट, काइनेटीन प्लांट में नहीं मिलता है, ये जानवर में मिलता है। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी। तो ऐसा खोज चला कि मतलब सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस ऑफ साइटोकाइनिन एक्टिविटी, साइटोकाइनिन के जैसा एक्टिविटी प्लांट में किस में मिलता है। तब हमने पाया, आइसोलेट किया जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क। तब हमको ऐसा ही केमिकल मिला जिसका नाम क्या था, जियाटिन, जो कहाँ से मिला, कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क से, जिसका एक्टिविटी साइटोकाइनिन की तरह था या काइनेटीन की तरह था। अच्छा, सिंस डिस्कवरी ऑफ जियाटिन, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ जियाटिन के बाद सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाई। तो बहुत सारा क्या मिला बेटा, बहुत सारा नेचुरली साइटोकाइनिन भी मिला और कुछ सम सिंथेटिक कंपाउंड भी मिले। ठीक है, आइडेंटिफाई किए गए जो सेलुलर एक्टिविटी को क्या करते हैं, सेल डिवीजन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया। नेचुरल साइटोकाइनिन सिंथेसाइज इन ए रीजन जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। नेचुरली साइटोकाइनिन वहाँ सिक्रीट होता है, सिंथेसाइज होता है जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे रूट टिप, रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड, यंग फ्रूट में क्या डेवलप होता है बेटा, क्या का सिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। इट हेल्प अस टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ये मदद करता है नए लीव्स। क्लोरोफिल इन द लीव्स में बढ़ाता है। लेटरल शूट ग्रोथ करवाता है। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करवाता है। तो क्या क्या करवाता है, सुनिए, न्यू लीफ बनवाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा लीफ में, लेटरल शूट ग्रोथ करवाएगा,
लेटरल शूट ग्रोथ करवाएगा, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करवाएगा। साइटोकाइनिन, ये इंपॉर्टेंट है, एपिकल डोमिनेंस को तोड़ने में मदद करता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को तोड़ने में मदद करता है। दे प्रमोट और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है, ठीक है, विच हेल्प इन डिले लीफ सीनेसेंस। तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ाता है, विच हेल्प इन डिले लीफ सेनेसेंस, तो लीफ को बूढ़ा होने से बचाने में मदद करेगा, ठीक है। अगला इथिलीन। इथिलीन गैसियस हार्मोन है, सिंपल गैसियस पीजीआर है, सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू जो बूढ़ा हो रहा है, और रिपनिंग फ्रूट्स में ये सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये लार्ज अमाउंट में उसमें सिंथेसाइज होता है जो सेल बूढ़ा हो रहा है या पक रहा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड, अब इथिलीन का प्लांट पर क्या क्या होता है, तो पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन हो जाता है इन डाइकॉट सीडलिंग। तो क्या क्या हो जाता है बोलिए, तो पहला हो जाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये 3 काम होते हैं किसमें, डाइकॉट सीडलिंग में। इथिलीन सेनेसेंस को और एब्सिशन ऑफ ओल्ड ऑर्गन स्पेशली लीफ एंड फ्लावर को प्रमोट करता है। तो इथिलीन प्रमोट करता है, क्या करता है, किसको, बूढ़ापन ले आता है और उनको गिरा देता है, एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ और फ्लावर। तो लीफ और फ्लावर के एब्सिशन में मदद करता है, बुढ़ापा लाता है। इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट रिपनिंग, इथिलीन की वजह से फ्रूट पक जाते हैं। इनहांस रिस्पायरेटरी रेट ड्यूरिंग रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, तो ये रिस्पायरेशन रेट होता है बेटा, जब फ्रूट पकता है तो उस समय उसको ज़्यादा एटीपी का कंजम्पशन होता है, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को बोलते हैं रिस्पायरेटरी रेट, बढ़ा देता है। द राइज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक, ये जो राइज होता है रेट ऑफ रिस्पायरेशन को, रिस्पायरेशन में ड्यूरिंग फ्रूट रिपनिंग इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेक्टिक, ठीक है। इथिलीन ब्रेक सीड एंड बड डोमिनेंसी, सीड और बड डोमिनेंसी को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, और जर्मिनेशन करवाता है, जैसे पीनट सीड में, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो जो होता है वो सब किसके वजह से होता है, इथिलीन के वजह से, ठीक है। इथिलीन प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पेटियोल जो राइस के लीफ पानी में डूब जाते हैं तो उसमें पेटियोल का इलोंगेशन या इंटरनोड का इलोंगेशन करा के उसको पानी से बाहर ले आता है। दे ऑल्सो हेल्प इन लीफ, दे ऑल्सो हेल्प लीफ और अपर पार्ट ऑफ शूट टू रिमेन अबव द वाटर, ये पानी से ऊपर में रखने में मदद करता है इथिलीन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, तो इथिलीन रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में मदद करता है, और प्लांट टू इंक्रीज एब्जॉर्ब, जिस वजह से प्लांट का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है, जिस वजह से सरफेस एरिया प्लांट का बढ़ जाता है। इथिलीन आर यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल में सारे फ्रूट एक साथ पक जाएं उसके लिए हम किसका छिड़काव करते हैं, इथिलीन का। इथिलीन दे ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये फ्लावरिंग इन मैंगो करवाता है। इथिलीन रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इथिलीन इन्वॉल्व है। मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर इन एग्रीकल्चर, ये सबसे ज़्यादा पीजीआर यूज होने वाला है, मोस्ट वाइडली यूज होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एग्रीकल्चर में। दे आर वाइडली यूज मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इथिलीन वाज इथाफोन, तो डायरेक्ट पूछेगा इथाफोन किसका सोर्स है, इथिलीन का सोर्स है। इथाफोन का पानी में घोल के सॉल्यूशन बना लेते हैं जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, ठीक है, तो ये आसानी से एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, और क्या रिलीज करता है, इथिलीन धीरे धीरे रिलीज करता है। फिर से सुनिए, इथाफोन का एक्वा सॉल्यूशन जिसको हम प्लांट पर छिड़क देते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, और धीरे धीरे क्या रिलीज करता है, इथिलीन। इथाफोन बढ़ा देता है फ्रूट रिपनिंग को, जैसे टोमेटो में, एप्पल में, और एक्सेलरेट एब्सिशन, और एब्सिशन रेट को बढ़ा देता है बेटा किसमें, फ्लावर और फ्रूट का, ठीक है, जैसे
कॉटन, चेरी, वालनट। तो एक्चुअली में क्या है ना, यदि हम इथाफोन का छिड़काव कर देंगे तो ये तुरंत गिर जाएंगे। कॉटन कितना एक वो तोड़ते रहेंगे, तो इथाफोन का छिड़काव कर देते हैं। चेरी में, वालनट में तो वो आसानी से चू जाता है, उसका चुन लेते हैं। इट ऑल्सो प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन कम्बर सीड। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देता है, जिससे ईल्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट पार्ट बेटा, 5वां हार्मोन है फाइटो हार्मोन्स, क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड। ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्टोमाटा को क्लोज करेगा। जब भी प्लांट स्ट्रेस में जाएगा यही हार्मोन रिलीज होता है। एज मेंशन, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। डिस्कवर्ड फॉर ए रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन और डोमिनेंसी। ये डोमिनेंसी लाता है, एब्सिशन लाता है, प्लांट के लीफ को गिरा देगा, फ्रूट को गिरा देगा। बट लाइक अदर पीजीआर, इट इज ऑल्सो ए वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि अलग अलग हम देखें, इसका भी बहुत बड़ा रेंज है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इट एक्ट एज ए जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो ये इन जनरल प्लांट का इनहिबिटर है। ठीक है, अच्छा, ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। कहोगे सीड जर्मिनेशन को रोकता है, तो रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लांट के सीड ने अभी पूरा ग्रोथ नहीं किया है। ठीक है, मान लो वो ग्रो करना चाहेगा तो वो मर जाएगा। दूसरी बात, इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी देख के ये सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है। ठीक है, ABA स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। यदि पानी बहुत गर्मी है और पानी सारा लॉस हो जाएगा तो प्लांट मर जाएगा, तो उस समय ABA सिक्रीट होता है और क्या कर देता है बेटा, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। तो इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट, अच्छा, एंड इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन में टॉलरेंस लिमिट ऑफ प्लांट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो स्टोमाटा को क्लोज करता है। एडवर्स कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट के टॉलरेंस लिमिट को बढ़ा देता है, इसलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ABA प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डोमिनेंसी में। बाय इंडोर्सिंग डोमिनेंसी, ABA help seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth। तो ABA सीड को डोमिनेंसी पीरियड में ले जाके उसको अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन से बचा लेता है। मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू GA। मतलब ABA और GA ये प्रमोटिंग फैक्टर है और ये प्रमोटिंग फैक्टर है और इनहिबिटरी फंक्शन है, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सिचुएशन में AB और GA क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, उल्टा चलते हैं बेटा। ठीक है, यू में समराइज दैट फॉर एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन और मोर देन वन पीजीआर रोल टू प्ले। तो ध्यान से सुनो, ऐसा हम बता रहे हैं वी में समराइज, ये सारा पढ़ने के बाद हम समराइज कर रहे हैं कि एवरी फेज ऑफ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के किसी भी फेज में एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट एक या एक से ज़्यादा पीजीआर का रोल होता है। सच रोल कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, या तो एक दूसरे को सहायता करेंगे, नहीं तो एक दूसरे का विरोध करेंगे। मतलब जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है और डिफरेंशिएशन कर रहा होता है, जिसको मिला के डेवलपमेंट कहते हैं, तब एक या एक से ज़्यादा हार्मोन्स पीजीआर एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं। अब ये या तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो एंटागोन एक दूसरे को अपोज करेंगे। सिंस दे कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक या तो अकेला होगा, नहीं तो मिलके काम करेगा। सिमिलरली दे आर नंबर ऑफ इफेक्ट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंट्रैक्ट टू अफेक्ट ईच अदर, जैसे डोमिनेंसी ऑफ सीड, बर्ड, एब्सिशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस। कहता है रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ, अब देखो बेटा, कह रहा है कि रिमेंबर रोल ऑफ पीजीआर ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। मतलब पीजीआर का जो रोल है वो इंट्रिंसिक कंट्रोल में है। इंट्रिंसिक का मतलब जेनेटिक कंट्रोल में है। ठीक है, तो पीजीआर का जो रोल है वो एक तरह का क्या है बेटा, इंट्रिंसिक कंट्रोल है। along with जेनेटिक जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों मिलके प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल निभाते हैं।
मेनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर तो देख लिए कौन कौन है, कौन पीजीआर देख लिए। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे टेम्परेचर देखेंगे, लाइट देखेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, डेवलपमेंट भाया पीजीआर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर का जो रोल होता है उसको वर्नालाइजेशन कहते हैं, लाइट का जो रोल होता है उसको फोटोप्रियोडिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोप्रियोडिज्म कहते हैं। तो ये पढ़ना है, ये अब हटा दिया। सच एंड इवेंट्स कुड बी वर्नालाइजेशन, फ्लावरिंग, डोमिनेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, ठीक है। तो लाइट का इफेक्ट को हम फोटोप्रियोडिज्म कहते हैं और वर्नालाइजेशन कहते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो ये सब हटाया जा चुका है बेटे। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं समरी। देखिए, हर बार का बात है, 10 मिनट का टॉपिक है। ग्रोथ इज द मोस्ट कॉन्स्पिशियस इवेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे स्पष्ट इवेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इरिवर्सिबल इंक्रीज एक्सप्रेस इन द पैरामीटर, जैसे साइज का बढ़ना, एरिया का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, सेल का नंबर का बढ़ना, ठीक है। द कॉन्स्पिशियस इन्वॉल्व इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन प्लांट मेरिस्टेम आर द साइट ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेम में ही ग्रोथ होता है। रूट एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम समटाइम्स अलॉन्ग विथ इंटरकलरी मेरिस्टेम, ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ द प्लांट एक्सिस। ग्रोथ जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है, और इनडिटर्मिनेट इन हायर प्लांट्स, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है। तो प्लांट में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट भी होता है और डिटर्मिनेट भी होता है। इनडिटर्मिनेट कहाँ होता है? ग्रोथ में, ठीक है। और फ्रूट और लीफ का कैसा होता है? डिटर्मिनेट होता है। द सेल डिवीजन इन रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल्स ग्रो कैन बी अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन से ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ may not be generally not subtended at high rate throughout the life, मतलब हमेशा हाई रेट पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमेशा नहीं चल सकता टिश्यू और ऑर्गन। वन कैन डिफाइन 3 प्रिंसिपल फेज ऑफ ग्रोथ, जैसे लैग फेज, लॉग फेज और सेनेसेंस फेज। ग्रोथ में 3 फेज होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। जब कहता है कि जब सेल डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर देता है तो ये डी डिफ्रेंशिएट कर जाता है। डी डिफ्रेंशिएट के वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर और कमिसुरेट विद द फंक्शन ऑफ द सेल सच एज परफॉर्म, ठीक है। अब देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स टिश्यू ऑर्गन आर सिमिलर। डिफ्रेंशिएटेड सेल में भी डिफ्रेंशिएटेड जो सेल हैं वो फिर से डी डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, नए नए सेल बनाते हैं, और जो बाकी के सेल डी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। डी डिफ्रेंशिएशन इज ओपन इन इज प्लांट इज ओपन का मतलब 2 बार होता है। कितना बार होता है बेटा? 2 बार, बस ये याद रखिएगा। प्लांट में जो डी डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2 बार होता है। द डेवलपमेंट कुड बी फ्लेक्सिबल, इसका डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट कैसा होता है बेटा? ये दोनों चीज का सम है, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन का सम है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर अभी बता दिए। इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर एंड केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर जो जीनोमिक कंट्रोल में होते हैं उनको पीजीआर बोलते हैं। द डाइवर्स ग्रुप, ये बहुत सारे होते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीजीआर इन प्लांट्स, अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के डाइवर्स ग्रुप अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के बने होते हैं। प्रिंसिपली बिलोंग टू 5 ग्रुप, ये 5 ग्रुप से मुख्यतः बिलोंग करते हैं। ऑक्सीन, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ये क्या है? प्रमोटरी है, और ये दोनों एक चुनना हो तो इनहिबिटरी है, ये दोनों है। PGR synthesized in various parts of the plant. They could control differentiation and development effect. तो ये डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं और अलग अलग पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं। एनी पीजीआर डाइवर्स फिजियोलॉजी, कोई भी पीजीआर का बहुत सारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब प्लांट में बहुत सारे रोल निभाते हैं ये, ठीक है। चलिए, डाइवर्स पीजीआर ऑल्सो मैनिफेस्ट सिमिलर इफेक्ट, और अलग अलग पीजीआर जो है, देखो एक पीजीआर अलग अलग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट निभाता है और अलग अलग पीजीआर
सिमिलर इफेक्ट भी निभा सकता है। तो पीजीआर में भी सिनर्जिस्टिक मिल के काम करे तो एक जैसा काम करते हैं तो उसको सिनर्जिस्टिक बोलते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं तो एंटागोनिस्टिक कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बी अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, वाटर, स्ट्रेस, ग्रेविटी, एक्सटर्नल फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे लाइट, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन स्टेटस, ग्रेविटी, इन सभी पर भी प्लांट ग्रोथ डिपेंड करता है। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया, प्लांट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करता है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया बेटे, खत्म हो गया। हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। इस प्रकार आपका यूनिट 4 समाप्त होता है। थैंक यू।